हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकिता। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एनटीए यूजीसी नेट का पेपर 1 की यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो आज हम उसका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, कि नेचुरल हजार्ड्स क्या होते हैं, डिजास्टर्स क्या होते हैं और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या हैं। तो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज का मतलब यहाँ पर ये है कि नेचुरल हजार्ड से बचने के लिए हम क्या क्या एक्शंस लेते हैं, हम क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट करना होता है, ये सब हमारे मिटिगेशन स्ट्रेटजीज में आते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज व्हाट इज नेचुरल हजार्ड, कि नेचुरल हजार्ड क्या है, कि नेचुरल हजार्ड्स क्या होते हैं। तो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में सडनली होने वाला चेंज है नेचुरल हजार्ड, जिसकी हमें पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जिसका ह्यूमन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, सुनामीज एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। ये सब हमारी क्या है, नेचुरल हजार्ड्स हैं। और जब इन नेचुरल हजार्ड्स का ह्यूमन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हार्मफुल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इससे प्रॉपर्टी और मनी, ह्यूमन को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिजास्टर। तो ये क्या कहलाता है, नेचुरल डिजास्टर। ओके, सो हम पढ़ते हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं, नेचुरल हजार्ड्स जो हैं, उनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा जियोफिजिकल नेचुरल हजार्ड, सेकंड इज हाइड्रोलॉजिकल नेचुरल हजार्ड्स, थर्ड इज मेट्रोलॉजिकल एंड फोर्थ इज क्लाइमेटोलॉजिकल। ये हमारे नेचुरल हजार्ड्स हैं। जियोफिजिकल नेचुरल हजार्ड क्या होता है? जियोफिजिकल नेचुरल हजार्ड्स जो है, ये वो नेचुरल हजार्ड्स है जो कि जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के कारण होता है, जैसे कि अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं उनका शिफ्ट होना, उनमें चेंजेस होना। तो ये सब क्या है, हमारे जियोलॉजिकल हजार्ड्स हैं। ओके, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, आप लोगों को ये ध्यान रखना है हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जियोफिजिकल हजार्ड्स जो हैं उनमें कौन कौन से हजार्ड्स आएंगे, हाइड्रोलॉजिकल में कौन कौन से आएंगे, मेट्रोलॉजिकल में कौन से आएंगे और क्लाइमेटोलॉजिकल में कौन से आएंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं जियोफिजिकल। इसमें आता है हमारा अर्थक्वेक, वॉल्केनो, मास मूवमेंट इसमें आएंगे, जो कि ड्राई वाले हैं वो आएंगे, जैसे कि रॉकफॉल हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ओके, एवेलैंके हो गया, सबसीडेंस हो गया, ये सब हमारे जियोफिजिकल में आएंगे। एंड हाइड्रोलॉजिकल में क्या आएंगे, हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर वो होता है जो कि वाटर के कारण होते हैं, जो वाटर से रिलेटेड होते हैं, वो होते हैं हमें हमारे हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स, जैसे कि फ्लड हो गया। फ्लड के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, जनरल फ्लड, फ्लैश फ्लड, स्टॉर्म, कोस्टल फ्लड एक्सेट्रा। और इसके अंदर वेट वाले मास मूवमेंट आएंगे, जैसे कि रॉकफॉल, लैंडस्लाइड, एवेलैंके एंड सबसिडेंस। ये सब हमारे किस में आएंगे, वेट मास मूवमेंट में आ जाएंगे। ये हमारे हाइड्रोलॉजिकल में आएंगे, जियोफिजिकल में भी आते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ड्राई और वेट का। ओके, तो हाइड्रोलॉजिकल कौन से हो गए, जो हमारे वाटर से रिलेटेड होते हैं, यानी कि फ्लड्स, ये इसमें आ जाएंगे। और जियोफिजिकल में हमारे आएंगे जो हमारी अर्थ से रिलेटेड हो गए, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक क्यों आता है, भूकंप। ओके, एंड वॉल्केनो हो गया, ये सब हमारे क्या आ जाएंगे, जियोफिजिकल में। नेक्स्ट है हमारा मेट्रोलॉजिकल। तो मेट्रोलॉजिकल में कौन से आते हैं, इसमें स्ट्रॉम आता है, जैसे कि साइक्लोन हो गया, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आ जाएगा, इसमें कॉन्वेक्टिव स्ट्रॉम आ जाएगा, लोकल स्ट्रॉम आ जाएगा, ये सब हमारे मेट्रोलॉजिकल में आते हैं। तो मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर क्या होता है, ये वो डिजास्टर है जो कि एक्सट्रीम वेदर के कारण होते हैं, वेदर में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चेंजेस के कारण होते हैं, जैसे कि रेन, ड्रॉट, स्नो, एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, ये सब हमारे मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स में आते हैं। ओके, वेदर में एक्सट्रीम चेंज होने के कारण जो डिजास्टर्स होते हैं उसे हम मेट्रोलॉजिकल कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजिकल। तो क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर क्या होते हैं, जो हमारे क्लाइमेट में चेंजेस होने के कारण जो डिजास्टर्स आते हैं उन्हें हम क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर कहते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाना, हीट वेव, कोल्ड वेव, एक्सट्रीम विंटर कंडीशन, ड्रॉट, वाइल्ड फायर, फॉरेस्ट फायर, ये सब हमारे कहाँ आ जाएंगे, क्लाइमेटोलॉजिकल में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे क्लाइमेट चेंज होने के कारण, जैसे कि फॉरेस्ट फायर है, तो फॉरेस्ट फायर होगी तो इससे क्या होगा, हमारी जो लैंड है, सॉइल है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, सॉइल इरोजन होगा, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारा है क्लाइमेटोलॉजिकल, क्लाइमेट में चेंजेस होने के कारण जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी हजार्ड्स आते हैं, उन्हें हम क्लाइमेटोलॉजिकल हजार्ड्स कहते हैं। ओके, सो आप लोगों को इसमें जो दे रखा है, जैसे कि ड्रॉट दे रखा है क्लाइमेटोलॉजिकल में, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्रॉट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, कि जो ड्रॉट है वो उसका, इसके बारे में मैं बता दूं कि ड्रॉट का ना तो कोई
स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है, यानी कि ड्रॉट कभी भी आ सकता है और ये कब ख़त्म होगा इसका किसी को पता नहीं है, यानी कि इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो ड्रॉट जो है उसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ओके, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसा कौन सा हज़ार्ड्स है जिसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, तो वो है हमारा ड्रॉट। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनके बारे में। जियोलॉजिकल हज़ार्ड्स मैं बता चुकी हूँ कि ये कौन से होते हैं, जो अर्थ से रिलेटेड हो गए हैं, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, ये आ गए हैं। मेट्रोलॉजिकल हज़ार्ड्स में क्या होंगे, जो कि वेदर से रिलेटेड है, एक्सट्रीम वेदर से रिलेटेड होते हैं, वो होते हैं हमारे मेट्रोलॉजिकल। इसमें आ जाएंगे साइक्लोन्स, हरिकेन्स, रेन, स्नो, ये सब हमारे मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोलॉजिकल हज़ार्ड्स। हाइड्रोलॉजिकल हज़ार्ड्स में जो कि वाटर से रिलेटेड होते हैं वो हज़ार्ड्स हाइड्रोलॉजिकल हज़ार्ड्स कहलाते हैं। इसमें आ जाएंगे हमारे फ्लड्स, ड्रॉट्स, मल्टीस्लाइड्स एंड सुनामीज। ओके, ये हमारे हाइड्रोलॉजिकल, एंड आपको याद रखना है कि हाइड्रोलॉजिकल में कौन कौन से आते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स। तो बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स आर हज़ार्ड्स ड्राइवन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये वो हज़ार्ड्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के कारण होते हैं। इसके अंदर वेरियस टाइप्स की डिजीज़ आती हैं। ये वो डिजास्टर है जो कि एनिमल्स, बर्ड से स्प्रेड होता है, इनकी डिजीज़ के कारण स्प्रेड होता है। इसके अंदर इन्फेक्टियस डिजीज़ जो हैं वो आती हैं इसके अंदर, जो कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती हैं। वो डिजीज़ बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स में आती हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, अभी जो है कोरोना जो है डिजीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रखी है, एपिडेमिक डिजीज़ है वो। तो उसका एग्जांपल ले सकते हैं कि ये क्या हो रही है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रही है, इन्फेक्टियस डिजीज़ है ये, और ये किसी एनिमल से या बर्ड से ये स्प्रेड हुई है। तो ये है हमारी बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स। तो ये होते हैं हमारे बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स। ये इन्फेक्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्शंस को ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन की बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन को ये इन्फेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्म होता है इनसे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ मिटिगेशन स्ट्रेटजीज का मतलब क्या है कि हमें पहले से कोई भी नेचुरल हज़ार्ड्स आने वाला है तो उसके पहले से प्रिपेयर रहना, और अगर नेचुरल हज़ार्ड से डिजास्टर हो गया है, आ गया है, तो उसके बाद हमें क्या एक्शंस लेने चाहिए उससे बचने के लिए, तो वो होते हैं हमारी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। तो उसे हम मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बोलते हैं। देखिए, मिटिगेशन एक्शन इज ए स्पेसिफिक एक्शन, प्रोजेक्ट, एक्टिविटी और प्रोसेस टेकन टू रिड्यूस और एलिमिनेट लॉन्ग टर्म रिस्क। कि जो भी हमारा डिजास्टर है, हज़ार्ड्स है, उससे हमें जो भी रिस्क होने वाला है उस रिस्क को रिड्यूस करना, उसको कम करने के लिए जो भी स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं वो होती हैं हमारी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज टू पीपल एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम हज़ार्ड्स एंड देयर इम्पैक्ट्स। ओके, ये कौन कौन सी हैं, किस तरीके से क्या क्या करना चाहिए, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं, ये हम देखते हैं। फर्स्ट इज रिस्क एंड डिजास्टर रेसिलेंस असेसमेंट। हमें रिस्क एंड डिजास्टर रेसिलेंस असेसमेंट अपनाना होगा, यानी कि रिस्क और डिजास्टर जो भी रिस्क होने वाला है उसका सही तरीके से हमें इवेल्युएशन करना चाहिए, सही तरीके से। कम्युनिटी रेसिलेंस, तो हमें कम्युनिटी जो है, हमारा जो सोसाइटी है, उसको सही तरीके से उसका वैल्यूएशन करना चाहिए कि कम्युनिटी जो है वो उसमें किस तरीके से ये जो भी रिस्क है वो कितना ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है, उसको किस तरीके से रोका जाएगा कम्युनिटी में। एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड वार्निंग, कि पब्लिक जो है उसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो एजुकेट होनी चाहिए, इसके सिलसिले में अवेयर होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट हमारा लॉन्ग टर्म वनरेबिलिटी रिडक्शन, लंबे समय के लिए इसको किस तरीके से रोका जाए। ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, इसके लिए प्लानिंग्स बनाना। थ्रेट्स एंड हज़ार्ड्स आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो हम इन सब के बारे में, इन सब टॉपिक्स के बारे में अभी ब्रीफली स्टडी करते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट है हमारा प्रिवेंशन, कि जो भी नेचुरल हज़ार्ड्स आ जाता है या आने वाला है तो उसके लिए पहले से हमें प्रिवेंशन रखना चाहिए। किस तरीके से हम प्रिवेंशन रख सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेटरी एक्शंस लेने चाहिए गवर्नमेंट को। इस तरीके से गवर्नमेंट को एक्शंस लेने चाहिए कि जैसे कि जो कि बिल्डिंग्स हैं हमारी, उनसे किस तरीके से हज़ार्ड्स लॉसेस को रोका जाए, रिड्यूस किया जाए। इंक्लूड करनी चाहिए हमें प्लानिंग एंड कैपिटल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स चलाने चाहिए गवर्नमेंट को। ओके, और सेकंड है प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। हमें जो बिल्डिंग्स है, स्ट्रक्चर्स है, उनको मॉडिफाई करना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए हज़ार्ड से। और हमें जो हज़ार्ड एरिया है, जहाँ पर ज़्यादा हज़ार्ड आने की चांसेस हैं, उस एरिया से हमें स्ट्रक्चर्स को रिमूव करना चाहिए। इस तरीके से हम हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हज़ार्ड्स हैं, डिज़ास्टर्स हैं, उनसे हमारी प्रॉपर्टी, मनी, ह्यूमन, इन सभी को ही बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
तो हम इन्हें इस तरीके से प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक्शंस लेकर हम इन्हें रोक सकते हैं। सेकंड है हमारा, थर्ड है हमारा पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस। पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस कि पब्लिक को बहुत ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, उसे एजुकेशन मिलनी चाहिए, जैसे कि हज़ार्ड इंफॉर्मेशन सेंटर्स एंड स्कूल एज एंड एडल्ट एजुकेशन। तो हमें स्कूल के अंदर, जैसे कि आपको पता होगा कि स्कूल लाइफ में हमें स्कूल्स के अंदर चैप्टर्स आते थे हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो उनमें ही हमने पढ़ रखा है कि किस तरीके से, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाता है तो किस तरीके से हमें स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए उससे बचने के लिए, उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो हमें जैसे कि अर्थक्वेक आ जाता है तो हमें टेबल या बेड के नीचे चले जाना चाहिए, खुले आसमान के नीचे आ जाना चाहिए। तो ये सब हमारे क्या है, स्ट्रेटजीज़ हैं, नॉर्मल एक्शंस हैं जो हमें लेने चाहिए डिज़ास्टर के टाइम, हज़ार्ड के टाइम। ओके, तो इसके अंदर ये लिखा है कि हज़ार्ड इंफॉर्मेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाने चाहिए, स्कूल के अंदर एडल्ट एजुकेशन देनी चाहिए स्कूल एज में, और इन सब के बारे में जो हज़ार्ड मैनेजमेंट है इसकी टॉपिक को इंक्लूड करना चाहिए, और ये है भी इंक्लूड। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्स प्रोटेक्शन कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनका प्रोटेक्शन करके भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं नेचुरल हज़ार्ड से होने वाले लॉस को, नेचुरल हज़ार्ड्स को रोक सकते हैं। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का हैं उनका हम सही तरीके से यूज़ करें, सही तरीके से उनको यूटिलाइज़ करें, तो हम एक तरीके से क्लाइमेटोलॉजिकल जो हमारे डिज़ास्टर्स हैं, हाइड्रोलॉजिकल डिज़ास्टर्स हैं, उनको कुछ हद तक हम रोक सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इरोजन कंट्रोल कर सकते हैं हम। जो हमारे फॉरेस्ट हैं, ट्रीज़ हैं, लैंड है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर हम इनका सही तरीके से यूज करें, हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं तो इरोजन कंट्रोल हो सकता है। ओके, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन मैनेजमेंट करना चाहिए। तो ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं इस तरीके से। ये हमारी मिटिगेशन स्ट्रेटजी हुई। एमरजेंसी सर्विसेज, सो एमरजेंसी सर्विसेज ये है कि ये वो एक्शंस होते हैं जो कि लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हज़ार्ड आ गया है उस टाइम पर भी और हज़ार्ड आने के बाद में भी हम इमरजेंसी सर्विसेज के थ्रू जो हज़ार्ड से होने वाला रिस्क है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे कि जब भी एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए कि उनको उसी टाइम पर सभी लोगों को हेल्प मिल जाए। जैसे कि वार्निंग सिस्टम्स लगाने चाहिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। ओके, कि स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स क्या हैं, जैसे कि एक्शंस दैट इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ए हज़ार्ड, कि इस तरीके के हमें स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स अपनाने चाहिए जो कि हज़ार्ड से होने वाला जो रिस्क है उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें। जैसे कि आप ले सकते हैं कि फ्लड्स, अगर फ्लड्स की जो सिचुएशन है, फ्लड आ जाता है, फ्लड डिज़ास्टर आ जाता है, तो उसके पहले से हम अगर पहले से प्रिपेयर रहें तो हम उसको कुछ हद तक रोक सकते हैं। जैसे कि डैम्स हो गए, डैम्स बनाकर, फ्लड वॉल्स बनाकर, सेफ्टी रूम बनाकर। तो ये सब हमारे स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, इनके थ्रू हम हमारे जो हज़ार्ड है, डिज़ास्टर है, उसको हम रोक सकते हैं। जैसे कि आप अर्थक्वेक का एग्जांपल ले लें तो सभी लोगों को अर्थक्वेक के टाइम पर क्या करना चाहिए, जैसे कि टीवी, रेडियो, इंटरनेट, इन सब से हमको जुड़े रहना चाहिए, इन सब से, और सारी इन्फॉर्मेशन हमें इनके थ्रू मिल जाती है क्योंकि, तो ये हमारी इमरजेंसी सर्विसेज में भी आ जाएंगी, एक तरीके से अवेयरनेस में भी आ जाएगा हमारा कि हमें किस तरीके से टीवी, रेडियो, इनसे इन्फॉर्मेशन लेती रहनी चाहिए। जैसे कि अर्थक्वेक है, उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, तो सभी लोगों को पता होता है कि उस टाइम क्या करना चाहिए, कि हमें बाहर के एरिया में आ जाना चाहिए, टेबल या बेड के नीचे बैठ जाना चाहिए, ये सब हमें करना चाहिए। तो ये हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं, एक ह्यूमन के उस पर लेवल पर हम ये सब कर सकते हैं। ओके, अगर जैसे फ्लड आ जाता है तो उस टाइम हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, उस टाइम हमें कुछ छोटे एक्शंस हैं जो हमें लेने होते हैं सभी को। जैसे कि फ्लड आ जाता है तो उस टाइम हमें जितने भी हमारे स्विचेस हैं उन सबको ऑफ कर देना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं उन सबको ऑफ कर देना चाहिए, सारे हमें काम करने होते हैं। ओके, तो ये थी हमारी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि नेचुरल हज़ार्ड क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, जियोलॉजिकल डिज़ास्टर, हाइड्रोलॉजिकल डिज़ास्टर, क्लाइमेटोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल डिज़ास्टर, ये सारे हमारे डिज़ास्टर के टाइप्स हैं। एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं कि डिज़ास्टर आ जाता है तो उसके बाद में हमें, उसके पहले हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, उसके बाद में हमें मैनेजमेंट इस तरीके से करना चाहिए कि जो भी डिज़ास्टर है उससे होने वाले रिस्क को हम रिड्यूस कर सकें। ओके, तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फियोनोमिया इज़ नॉट ए नेचुरल हज़ार्ड, कि इनमें से कौन सा नेचुरल हज़ार्ड नहीं है।
तो आप लोगों को पता चल चुका है कि नेचुरल हजार्ड्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है वाइल्ड फायर, सेकेंड इज लाइटनिंग, थर्ड इज लैंडस्लाइड एंड फोर्थ इज केमिकल कॉन्टेमिनेशन। तो आपको पता चल रहा होगा कि वाइल्ड फायर जो है वो नेचुरल हजार्ड है क्योंकि हमारे नेचर से रिलेटेड है। लाइटनिंग जो है, बिजली कड़कना, ये भी हमारे नेचुरल हजार्ड है। लैंडस्लाइड, धरती जो है, लैंड जो है उसका खिसकना, वो भी हमारे नेचुरल हजार्ड है। केमिकल कॉन्टेमिनेशन ये नेचुरल हजार्ड नहीं है क्योंकि ये मैन मेड है। तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकरेंस ऑफ नेचुरल हजार्ड्स इज अफेक्टेड बाय, कि नेचुरल हजार्ड्स की जो अकरेंस है वो किससे अफेक्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है लैंड यूज चेंजेस, कि हम लैंड का किस तरीके से यूज कर रहे हैं, उससे भी नेचुरल हजार्ड की अकरेंस अफेक्ट होती है या नहीं होती है। बी इज ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन, जो कि हम ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, उससे हमारा नेचुरल हजार्ड अफेक्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है। थर्ड इज ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन से हमारे ओजोन का जो डिप्लेशन हो रहा है उससे हमारे नेचुरल हजार्ड का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्लाइमेट चेंज, कि हमारा जो क्लाइमेटोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो उससे हमारा नेचुरल हजार्ड अफेक्ट होगा, हाँ हमारा नेचुरल हजार्ड जो है अफेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि किस किस से अफेक्ट होती है। तो हम देखते हैं, ए ऑप्शन है लैंड यूज चेंजेस, इससे अफेक्ट होती है। बी है ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन, इससे भी अफेक्ट होता है हमारा नेचुरल हजार्ड। एंड ओजोन डिप्लेशन से नहीं होता है क्योंकि ओजोन डिप्लेशन जो है वो क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है कि क्लाइमेट चेंज होने से क्या हो रहा है, ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है। लेकिन इसमें हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। अगर हमारे ऑप्शन में ए बी सी डी सारे होंगे तो हमारे हमारे जो सारे हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। तो अभी के लिए हमारा है ए बी एंड डी। ओके, क्लाइमेट चेंज से भी नेचुरल हजार्ड होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा, ए बी एंड डी। ओके, क्योंकि ओजोन डिप्लेशन जो है उससे हमारे नेचुरल हजार्ड्स पर कोई अफेक्ट नहीं होता है, वो क्लाइमेट चेंज में ही आ जाता है एक तरीके से। ठीक है, सो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स हैज़ नो डेफिनाइट बिगनिंग एंड एंड, ये कौन सा नेचुरल डिजास्टर है जिसका कोई डेफिनाइट बिगनिंग और एंड नहीं होता है, जिसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं है। तो वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 अर्थक्वेक्स, सेकेंड इज लैंडस्लाइड्स एंड थर्ड इज हरिकेन्स एंड फोर्थ इज ड्रॉट। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ड्रॉट, जो कि मैंने आपको बताया ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। तो इसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं है, ये कभी तक भी चल सकता है, हमें क्या पता है कि कब तक ड्रॉट रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसलिए ड्रॉट जो है वो इसका कोई डेफिनेट बिगिनिंग और एंड नहीं होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, प्रीवियस एग्जाम्स में। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी कोई सजेशन हो तो प्लीज़ वो कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।